स्टूडेंट्स, टुडेज़ लेक्चर, आज के लेक्चर में हम लोग सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेल वॉल की स्टडी किया था और आज हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन आप कह सकते हो कि अगर कोई एक सेल है, जैसे मैं एक सेल बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए एक सेल है, तो सेल की जो एक पतली सी लेयर होती है, इसी को हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये लेयर थिन होती है। इस सेल मेम्ब्रेन जो लेयर हमारी है, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, इसलिए ये लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन को हम कई नाम देते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को क्या क्या नाम देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन। ये लेयर थिन होती है, लिविंग होती है। इसका जो नेचर होता है, ये क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। क्वासी फ्लूइड नेचर क्या होता है? क्वासी फ्लूइड हम उसको बोलते हैं जो कि न तो पूरी तरह से सॉलिड हो और न ही पूरी तरीके से लिक्विड हो। मतलब पार्टली सॉलिड एंड पार्टली लिक्विड को हम बोल सकते हैं क्वासी फ्लूइड। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेलेक्टिव परमेएबल होता है। या इसी को हम सेमी परमेएबल भी बोलते हैं। देखिए, एनसीईआरटी कहीं कहीं पर सेलेक्टिव परमेएबल लिखती है और कहीं कहीं पर सेमी परमेएबल लिखती है, लेकिन यदि ऑप्शन में दोनों रहे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिव परमेएबल या सेमी परमेएबल, तो ज़्यादा अच्छा आंसर होता है सेलेक्टिव परमेएबल। अब सवाल ये आता है कि सेल मेम्ब्रेन बनता किससे है, कंपोजिशन क्या है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है? तो हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो भी होता है वो प्रोटीन से बनता है, लिपिड से बनता है और कार्बोहाइड्रेट से बनता है। तो यदि हम प्रोटीन का अमाउंट बताएं, तो प्रोटीन जो होता है लगभग, इसका जो कंपोजिशन है, प्रोटीन का जो परसेंटेज है, लगभग 58 to 59% होता है। लिपिड आपका 42% होता है और कार्बोहाइड्रेट 1 से 2% होता है। लेकिन ये जो परसेंटेज है ना, अलग अलग सेल की परसेंटेज में, अलग अलग सेल मेम्ब्रेन में परसेंटेज प्रोटीन की, लिपिड की या कार्बोहाइड्रेट की वेरी कर सकती है। मतलब ये वेरिएबल परसेंटेज हो सकता है। आपके एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है ह्यूमन आरबीसी का, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो ह्यूमन आरबीसी में कितना प्रोटीन होता है, कितना लिपिड होता है, कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, देख लेते हैं।
अगर ह्यूमन आरबीसी की हम बात करते हैं तो इसमें जो प्रोटीन है वो 52% है, लिपिड 40% है, कार्बोहाइड्रेट 8% है। तो यहाँ पर भी एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट यहाँ पर भी क्या है, कम है। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम ही होता है। और दूसरी बात, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सभी सेल में पाया जाता है, चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, सभी सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। both prokaryotic and eukaryotic cell. अब सवाल आपसे पूछा जाए कि जैसे कि हमको किसी भी सेल का या सपोज डेट हमको सेल मेम्ब्रेन का स्टडी करना है, ठीक है। सवाल आपसे पूछा जाए कि हमको सेल मेम्ब्रेन का स्टडी करना है तो हम अपने बॉडी में से कौन सा सेल निकाल करके सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करना चाहेंगे। मतलब सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए कौन सा सेल सही होगा, ठीक है। हम अपने बॉडी में से किस सेल को निकाल कर स्टडी करें जिससे कि हम आसानी से सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर सकें। यस, अगर हमको सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना होगा ना, अगर हमको सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना होगा तो हमारी जो पहली चॉइस होती है मैच्योर ह्यूमन आरबीसी, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी को लेकर चलते हैं, तभी हम अच्छे से सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम कोई भी सेल ले लें तो भी तो हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हम कोई भी सेल नहीं लेते हैं, ह्यूमन आरबीसी लेके चलते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है देखते हैं। अगर हमको सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना होता है तो हम करते क्या हैं, जैसे ये हमारा सेल है, हम इस पर कुछ केमिकल डालेंगे, केमिकल डालेंगे तो क्या होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन बाहर आ जाएगी। लेकिन केवल सेल मेम्ब्रेन बाहर नहीं आती है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बाहर आ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी भी मेम्ब्रेन बाहर आ जाएगी, लाइसोसोम है, इसकी भी मेम्ब्रेन बाहर आ जाएगी, गोल्जी बॉडी है, इसकी भी मेम्ब्रेन बाहर आ जाएगी। तो सभी इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो आसानी से हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी नहीं कर सकते किसी भी सेल को लेकर के। क्यों? उस केस में बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी भी मेम्ब्रेन बाहर आकर के मिक्सअप हो जाती हैं, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर पाना हमारे लिए मुश्किल काम हो जाता है। तो हमारी चॉइस ये रहती है कि हम उस सेल को लेकर के सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करें जिसमें न्यूक्लियस ना हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना हो और माइटोकॉन्ड्रिया ना हो। तो हमको पता है कि अगर ह्यूमन आरबीसी मैच्योर हो गई है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इसलिए पहली चॉइस जो लेके चलते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए वो ह्यूमन आरबीसी है, ठीक है। तो लिख सकते हैं for the study of cell membrane, human mature RBC is best. Human mature RBC is best because
It does not contain endoplasmic reticulum, mitochondria, न्यूक्लियस। ये सभी चीज़ें जो होती हैं मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में एब्सेंट होती हैं, एब्सेंट होती है, इसलिए इसको लेके हम नहीं चलते हैं। क्लियर है बात? अब अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का और जानना चाहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन दिखता कैसा है या सेल मेम्ब्रेन में किस तरीके से प्रोटीन का, लिपिड का या कार्बोहाइड्रेट का अरेंजमेंट है और सेल मेम्ब्रेन को कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। Structure of cell membrane. जनरली सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर्स बनती है। तो क्यों दो लेयर की जरूरत पड़ती है, एक लेयर से सेल मेम्ब्रेन क्यों नहीं बन सकती है, आगे वो देखते हैं। देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बनता है? फास्फोलिपिड से। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो यदि मान लो ये सेल है, ये मान लो हमने बना दिया फास्फोलिपिड। क्लियर है? ये तो जो ये रीजन है इसको हम बोलते हैं हेड। ये रीजन आपको कहलाता है हेड, और ये होता है पोलर पार्ट, और ये है टेल, और ये होता है नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक पार्ट। नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये पोलर या हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो यदि मान लो हमने फास्फोलिपिड, ये फास्फोलिपिड है, अगर मान लो हमने फास्फोलिपिड की सिंगल लेयर से हम बनाना चाहें सेल मेम्ब्रेन तो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये टेल है हाइड्रोफोबिक, और यहाँ पे क्या भरा होगा सेल के अंदर? सेल के अंदर आपका वाटर तो होगा ही, सेल के अंदर वाटर तो होगा ही। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर से दूर जाना चाहेगा, वाटर से दूर जाना चाहेगा, लेकिन जाएगा तो कहाँ जाएगा? अगर मान लो ये मूवमेंट करके ऊपर अपने आप को कर लिया तो बाहर भी तो वाटर है, बाहर भी तो वाटर है, सेल के बाहर भी तो वाटर है। तो अगर हम सिंगल लेयर लेके चलते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर का तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हम हाइड्रोफोबिक टेल को वाटर मीडियम से बचा नहीं पाएंगे, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक रास्ता ये है कि हम फास्फोलिपिड की दो लेयर लेके चलें, जिसमें हेड को कर दें वाटर की तरफ और टेल को वाटर से दूर कर दो। हेड पोलर है तो वाटर की साइड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन हमारा है,
और ये हमने फास्फोलिपिड की 2 लेयर ले लिए। ये आपका फास्फोलिपिड बाइलेयर है, हो गया। इससे फायदा क्या हो गया, जो टेल आपका है ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, तो इसको हमने वाटर के मीडियम से बचा लिया। तो एनसीईआरटी भी लिखती है कि जो फास्फोलिपिड बाइलेयर से बनता है सेल मेम्ब्रेन, क्यों ज़रूरत है, ताकि आप इस हाइड्रोफोबिक टेल को एक्वस एनवायरनमेंट से बचा सको। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोफोबिक टेल को फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट से बचा सकता है। अब हल्का सा मैं आपको फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिखाऊं, देखिए कैसा दिखता है। अगर स्ट्रक्चर देखें हम फास्फोलिपिड का, तो उसमें एक पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं हेड, उसको हम बोलते हैं हेड, और दूसरा लंबा चेन होता है कार्बन का, फैटी एसिड होता है। तो ये हो जाता है हेड। हेड होता है आपका पोलर पार्ट, और ये लंबी सी जो चेन है ये फैटी एसिड की चेन है, तो ये टेल हो जाता है। और ये होता है नॉन पोलर पार्ट। अगर इसमें देखिए तो इसमें जो कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। यहाँ पर सिंगल डबल दोनों है, मतलब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल जैसे ऑयल हो गया, सैचुरेटेड का एग्जांपल जैसे घी हो गया। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि 2 पार्ट हैं, पोलर भी है और नॉन पोलर भी है, उसको हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। उसको हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं ऐसा पार्ट जिसमें पोलर भी है और नॉन पोलर दोनों ही पार्ट है, ऐसा उस मॉलिक्यूल को हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, इसके लिए समय समय पर कई लोगों ने अपने मॉडल पेश किए, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों एक्सेप्टेड हुआ, तो उसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए आगे हमको उन मॉडल को भी हल्का सा समझना पड़ेगा जो कि इनसे पहले दिए गए थे। मतलब जो रिजेक्टेड मॉडल हैं उसको समझना पड़ेगा, तभी आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को और भी अच्छे से समझ सकेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं मॉडल जो जो दिए गए थे सेल मेम्ब्रेन के लिए। जो पहला मॉडल है उसको हम सैंडविच मॉडल कहते हैं। या इसी को हम ट्राई लैमिलर मॉडल भी कहते हैं।
इस मॉडल को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डेविसन एंड डेनियली। तो इस मॉडल को प्रपोज किसने किया था? प्रपोज्ड बाय डेविसन एंड डेनियली। ये 1953 का मॉडल है। 1953 में ये मॉडल दिया गया। ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल ये कहता है कि फास्फोलिपिड की 2 लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन में। फास्फोलिपिड की 2 लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन में, इस तरह से। और इनके दोनों ही साइड पर प्रोटीन पाए जाते हैं, इस तरह से। ये आपका प्रोटीन है और इसकी जो थिकनेस बताई गई थी इस मॉडल में वो था 20 से 25 एंगस्ट्रॉम, और ये लिपिड की बाइलेयर है और इसकी जो थिकनेस बताई गई है वो 35 to 50 एंगस्ट्रॉम है। और नीचे फिर से प्रोटीन आ गया तो इसकी थिकनेस 20 से 25 एंगस्ट्रॉम है। तो इस मॉडल के अनुसार जो थिकनेस होनी चाहिए सेल मेम्ब्रेन की वो 75 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होनी चाहिए वो आपकी 75 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होनी चाहिए। इतना थिकनेस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सैंडविच मॉडल। अब सवाल आया कि इनको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया। हमको पता है कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल होता है, तो हमने इनसे सवाल पूछा कि आप बताइए कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल होता है, क्यों होता है? तो ये बता नहीं पाए। और दूसरी बात, इनसे हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का नेचर फ्लूइड नेचर होता है, तो फ्लूइडिटी जो सेल मेम्ब्रेन में आती है वो किसके कारण आती है वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो दो चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। दिस मॉडल वॉज रिजेक्टेड because it failed to explain selective permeability nature of the cell membrane and fluid nature of the cell membrane. Fluid nature of the cell membrane. इन दो बातों को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका, इसलिए सैंडविच मॉडल या ट्रायल नेबलर मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया। इस मॉडल को हम PLLP मॉडल के नाम से भी जानते हैं। देखो, यहाँ प्रोटीन है, यहाँ लिपिड है, यहाँ लिपिड है, यहाँ प्रोटीन है, इसलिए हम इस मॉडल को एक नाम और दे सकते हैं PLLP मॉडल। तो जब ये फेल हो गए, इनके मॉडल को हटा दिया गया, तब दूसरा मॉडल आता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और वो देने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्टसन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल।
इसको प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो उनका नाम था रॉबर्टसन। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जैसे हम एक सेल ले लें कोई, ये हमारा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लाइसोसोम है, इस तरीके से। इनके अनुसार क्या था? इनके अनुसार कि जो स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, चाहे न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन का, चाहे लाइसोसोम का, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सबका नेचर लगभग फंक्शन वाइज और स्ट्रक्चर वाइज लगभग क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का नेचर की बात करो, चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नेचर की बात करो, चाहे और किसी भी मेम्ब्रेन के नेचर की बात करो, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग सेम होता है। डिफरेंस आता है किसमें? केमिकल कंपोजिशन में और साइज में। साइज और केमिकल कंपोजिशन में अंतर आता है। तो फिर से इनसे पूछा गया कि ठीक है, ये सब बातें सही हैं, लेकिन आप बताइए कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मेरे भी हिसाब से सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल सैंडविच के द्वारा दिया गया था, जो सैंडविच मॉडल था, मेरे हिसाब से सेल मेम्ब्रेन वैसा ही होना चाहिए। तो फिर इनसे भी वही दो सवाल पूछे गए कि बताइए कि सेल मेम्ब्रेन में सिलेक्टिव परमिबिलिटी किसके द्वारा आती है, और दूसरी बात फ्लूइड नेचर किसके द्वारा आता है। तो ये भी उन दो सवालों का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए इस मॉडल को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इनका रिजेक्ट होने के पीछे वही दो सवाल थे कि वाई द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिबल एंड व्हाट काजेज द फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों मॉडल जब रिजेक्ट हो गए तो इसके बाद जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल आता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया कब गया। तो अगला जो मॉडल हम लोग पढ़ेंगे वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इस मॉडल को प्रपोज करने वाले दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। और ये दिया गया था मॉडल 1972 में। इसमें ईयर भी इम्पोर्टेंट है, इस मॉडल में ईयर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। मोस्ट एक्सेप्टेड और ये लेटेस्ट मॉडल है। इनके अनुसार सेल मेम्ब्रेन कैसा दिखता था, तो बना के दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये सेल का हमने बनाया है मेम्ब्रेन, तो ऊपर एक लेयर होगी लिपिड की, फास्फोलिपिड। बीच में एक टनल प्रोटीन आता है इस तरह से। और कहीं कहीं बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। सरफेस पे भी प्रोटीन होते हैं, दोनों ही साइड होगा प्रोटीन। और इस आउटर सरफेस से कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा रहता है।
तो इनके अनुसार फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार इस तरीके से अरेंजमेंट होगा सेल मेम्ब्रेन का। यह हमारा पूरा क्या है, यह हमारा पूरा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ कई तरह के प्रोटीन हैं। एक प्रोटीन तो ये है जो बाहर की तरफ प्रोटीन है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और एक प्रोटीन जो पूरा अंदर एम्बेडेड है, इसको बोल देंगे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो यहाँ और ऊपर भी प्रोटीन है, ये भी एक्सट्रिंसिक है। और ये लिपिड की लेयर है, ये लिपिड की लेयर है, फास्फोलिपिड की लेयर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि लिपिड के बाई लेयर में प्रोटीन स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। लिपिड के बाई लेयर में प्रोटीन स्कैटर्ड है, और स्कैटर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, मोज़ेक। स्कैटर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, मोज़ेक। मतलब लिपिड के बाई लेयर में प्रोटीन क्या है, स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम भी दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है इसलिए इसको नाम भी दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसके लिए साइंटिस्ट ये भी टर्म इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। लिपिड के समुद्र में प्रोटीन आइस के टुकड़ों की तरह जगह जगह पर प्रेजेंट है, इसलिए इसके लिए एक टर्म दिया जाता है प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। इन द सी ऑफ लिपिड, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। अब यहाँ पे देखिए, ये तो लिपिड की मेम्ब्रेन हो गई, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है। तो यदि हम इसमें देखें क्या क्या प्रेजेंट है, तो प्रोटीन है कई तरह की, लिपिड है कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड, लिपिड है कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड, प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। ठीक है। तो जो हमारे दो सवाल थे जिसका आंसर नहीं मिल पा रहा था कि लिपिड का नेचर फ्लूइड कैसे होता है, किसके कारण होता है, और सेलेक्टिव परमेबिलिटी सेल मेम्ब्रेन की किसके कारण होती है, तो उसको हम समझें। तो कंपोजिशन अगर हम देखें इस सेल मेम्ब्रेन का, तो उसमें क्या क्या है, लिपिड। लिपिड यहाँ दो तरह के हैं। पहला फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड जो है वो एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फ्रेम कर रहा है, मेन कंपोनेंट हो गया है सेल मेम्ब्रेन का, और यही फास्फोलिपिड प्रोवाइड कर देता है फ्लूइडिटी सेल मेम्ब्रेन को। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन में, सेल फास्फोलिपिड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो उस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण फास्फोलिपिड फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर देता है। और दूसरा लिपिड होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा रिजिड होता है, रिजिड होने के कारण ये सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो कोलेस्ट्रॉल रिजिड है, फास्फोलिपिड फ्लूइड नेचर का है। तो दोनों के कारण, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के कारण जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर बनकर आता है उसी को बोल देते हैं क्वासी फ्लूइड। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड किया हल्का सा रिजिड कैरेक्टर, फास्फोलिपिड ने हल्का सा प्रोवाइड किया फ्लूइड कैरेक्टर। इसका मतलब जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होगा न तो पार्टली, न तो कंप्लीटली सॉलिड होगा, न तो कंप्लीटली लिक्विड होगा, तो कैसा होगा, क्वासी फ्लूइड होगा। तो क्वासी फ्लूइड नेचर जो सेल मेम्ब्रेन का आता है वो कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड के कारण आता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन है, अगर सेल मेम्ब्रेन चाहेगा तो इस टनल के थ्रू मॉलिक्यूल को भेज सकता है जिसको इस सेल मेम्ब्रेन चाहेगा। तो यहाँ से एक्सप्लेन हो गया सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन।
एक खास बात जो बाकी लोगों ने नहीं बताई थी, वो फ्लूइड मोजेक मॉडल से ही हमको पता चला कि सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर सरफेस है, सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे जो प्रोटीन पाए जा रहे हैं उस पे कार्बोहाइड्रेट्स की चेन मिलती है हमको, कार्बोहाइड्रेट की चेन मिलती है हमको। केवल कार्बोहाइड्रेट याद रखना आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पे मिलेगा। इसका काम क्या है? यही कार्बोहाइड्रेट है जिसके कारण सेल, एक सेल दूसरे सेल की पहचान करती है। जैसे आपने देखा होगा जब भी ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, तो हम लोग ब्लड ग्रुप की मैचिंग कराते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है एंटीजन। तो वो एंटीजन किससे बना है? इसी कार्बोहाइड्रेट से बना है, इसी कार्बोहाइड्रेट से बना है। ऑलिगोसैकेराइड होता है एंटीजन। और जब स्पर्म और ओवम की मीट होती है, इस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म और ओवम की मीटिंग होती है, तो उस समय भी कार्बोहाइड्रेट का रोल आता है। तो कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। पहला हमने क्या देखा कि जो क्वासी फ्लूइड नेचर है सेल मेम्ब्रेन का, वो दो एक कोलेस्ट्रॉल और एक फास्फोलिपिड के कारण आता है। सेलेक्टिव परमेबिलिटी इंट्रिंसिक प्रोटीन के कारण आता है। और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या हुआ? सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। और कार्बोहाइड्रेट सेल में प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो इसको हम लिख भी लेते हैं। पहला जो है लिपिड, लिपिड में पहला क्या आता है? फास्फोलिपिड। फॉर्म्स स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी, प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी, प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी ड्यू टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी ड्यू टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। ये रिजिड होता है फॉस्फोलिपिड से, मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड, देन फॉस्फोलिपिड। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सेल मेम्ब्रेन को। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को कोलेस्ट्रॉल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, एक चीज और इस यहाँ पे याद रखना, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये केवल यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता। तो सवाल ये आता है कि वहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड कौन करता होगा? तो हम कहते हैं होप्नॉइड। होप्नॉइड भी एक पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पेनॉइड लिपिड होता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट ओनली इन द cell membrane of eukaryotic cell.
only in the cell membrane of eukaryotic cell. तो इन प्रोकैरियोटिक सेल stability to the cell membrane is provided by ability to the cell membrane is provided by होपेनॉइड्स। होपेनॉइड्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और ये भी क्या होता है, ये भी आपका लिपिड ही होता है एक तरीके से, ये भी क्या है, लिपिड है। पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पेनॉइड लिपिड कह सकते हैं इसको आप। तो होपेनॉइड प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो क्वासी फ्लूइड नेचर आता है, जो क्वासी फ्लूइड नेचर आता है वो किसके कारण आता है, तो हम देख लेते हैं। फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों के कारण जो नेचर आता है सेल मेम्ब्रेन का वो क्वासी फ्लूइड नेचर आता है। ये नेचर आता है, क्वासी फ्लूइड नेचर आता है ड्यू टू द फास्फोलिपिड एंड द कोलेस्ट्रॉल। ये नेचर आता है क्वासी फ्लूइड नेचर किसका, सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के कारण देखने को मिलता है। क्लियर है बात इतनी। अब ये तो हमने पढ़ लिया लिपिड के बारे में, और प्रोटीन की बात करें हम। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन भी कई तरह के हैं। एक एक्सटेंसिव प्रोटीन, ये प्रोटीन सरफेस पे पाया जाता है इसलिए इसको हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजली, कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजली, इसको हम आसानी से इसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं क्योंकि ये सरफेस पे पाया जाता है। दूसरा होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसको हम आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड इजली। इसको हम आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड इजली, क्योंकि ये बीच में धंसा हुआ होता है तो आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। और यही प्रोटीन आपका लेटरल मूवमेंट भी कर सकता है। और इंटेंसिव प्रोटीन में दो टाइप्स आते हैं, एक जो कि फास्फोलिपिड बाइलेयर में पूरी तरीके से धंस चुका है तो कंप्लीटली बरीड प्रोटीन, इसका एग्जांपल है कैरियर प्रोटीन या टनल प्रोटीन। या टनल प्रोटीन। और दूसरा होता है इनकम्प्लीटली बरीड प्रोटीन या पार्सली बरीड प्रोटीन। इनकम्प्लीटली बरीड प्रोटीन या पार्सली बरीड प्रोटीन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो तीसरा है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज तो कम होता है, परसेंटेज तो मिनिमम होगा। और ये कहाँ पाया जाएगा, ये प्रेजेंट होता है ऑन द आउटर साइड ऑफ द
सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाएगा, आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इस कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होगा? ये सेल को सेल्स के रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा। ब्लड ग्रुप का जब ट्रांसफ्यूजन होता है तो वहाँ पर जो पहचान होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स होती है। फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फंक्शन हैं। देखते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन लिखें तो पहला है सेल टू सेल रिकॉग्निशन, सेल टू सेल रिकॉग्निशन। दूसरा फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम जो होता है स्पर्म के साथ, तो उसमें जो ओवम की लेयर होती है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट ही है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं। जो लिपिड होता है, लिपिड के लेयर में प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो जो मूवमेंट होते हैं ना वो कई तरह के होते हैं। एक होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अगर मूवमेंट की बात करें तो दो तरह के मूवमेंट देखे जाते हैं। पहला होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, और ये मूवमेंट केवल और केवल लिपिड शो करती है, शोन ओनली बाय लिपिड। इस मूवमेंट को केवल लिपिड शो करेगा। जैसे मान लो ये लिपिड बाइलेयर है, ये मान लो इधर आ गया और ये इधर चला गया, ये मान लो इधर आ गया और ये इधर चला गया। सच काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड यस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। दूसरा होता है लैटरल मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट। इसको लिपिड भी शो करता है और प्रोटीन भी शो करता है, शोन बाय लिपिड एंड प्रोटीन बोथ, लिपिड एंड प्रोटीन बोथ। दोनों शो कर सकते हैं, दोनों शो कर सकते हैं, लिपिड भी शो कर सकता है और प्रोटीन भी शो कर सकता है। तो यदि मान लो मैं इसी में चेंज करता हूँ, इसी में हम चेंज करते हैं। जैसे मान लो अगर यहीं पे हम बना दे प्रोटीन, ये तो ये प्रोटीन इधर भी मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकता है। तो इसी को कहते हैं लैटरल मूवमेंट। और लैटरल मूवमेंट जो है वो किसके कारण आ पा रही है? इट इज ड्यू टू द फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी के कारण आ रही है। तो इसका मतलब जो फ्लूइडिटी मिल रहा है सेल मेम्ब्रेन को वो किसके कारण मिल रहा है? फास्फोलिपिड के कारण। फास्फोलिपिड में किसके कारण? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण। और जो फ्लूइडिटी आ रही है सेल मेम्ब्रेन का, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के कारण ही सेल अपनी साइज बढ़ा सकता है, सेल में सेल डिवीजन हो सकता है, एंडोसाइटोसिस हो सकता है, एक्सोसाइटोसिस हो सकता है, इंटरसेलुलर जंक्शन बन सकते हैं। तो अब अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो यही है कि जो फ्लूइडिटी है सेल मेम्ब्रेन की, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? तो इतना हम लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से सीखा। क्या सीखा? पहली बात कि सेलेक्टिव परमेबिलिटी क्यों होती है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा चीज क्वासी फ्लूइड जो नेचर है सेल मेम्ब्रेन का किसके कारण आता है? तो फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के कारण आता है। कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, और फास्फोलिपिड क्या करता है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है ड्यू टू द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मिलने के कारण हम कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर है वो क्वासी फ्लूइड है। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूइडिटी।
Significance of fluidity. पहला क्या सिग्निफिकेंस है, तो सेल की ग्रोथ हो सकती है। फ्लूइड नेचर होने के कारण सेल अपनी साइज बढ़ा सकता है इस तरह से। दूसरा, सेल डिवीजन हो सकता है। जैसे मान लो ये सेल है, जब सेल में सेल डिवीजन होने वाला होता है तो सेल के बीच में कॉम्प्रेशन होता है और फरो बन जाता है इस तरह से। सेल के बीच में कॉम्प्रेशन होता है और फरो बन जाता है इस तरह से, ये फरो बन जाता है इस तरह से, और उसके बाद ये सेल टूट करके दो सेल बना देती है। तो सेल डिवीजन भी फ्लूइडिटी के कारण आया। क्यों? क्योंकि फ्लूइडिटी के कारण इलास्टिसिटी मिली, और इलास्टिसिटी के कारण ये सेल मेम्ब्रेन में कॉम्प्रेशन हुआ, कंस्ट्रिक्शन हुआ और फिर डिवीजन हो गया। इसको बोलते हैं फरो फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं फरो फॉर्मेशन। तीसरी प्रॉपर्टी जो है उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तीसरी प्रॉपर्टी जो है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है इस तरह से, और इसको कोई ये बाहर कोई मटेरियल पार्टिकल इसको लेना है, ये सॉलिड मटेरियल है, उसको अंदर लेना है, तो क्या करता है, ये पार्टिकल अंदर आ जाएगा। ये पार्टिकल को दबा भी सकता है क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। क्यों है? फ्लूइड नेचर के कारण है। जब दबा देगा तो एक इस तरीके से वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर ये वेसिकल इस तरीके से फ्यूज हो जाएगा और फिर ये वेसिकल टूट करके अंदर आ जाता है इस तरह से। तो यदि आप बाहर से कोई चीज़ अंदर लेते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है आपका, अगर बाहर से कोई चीज़ अंदर लेते हैं, सेल के अंदर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और फिर इसी तरीके से अगर अंदर की चीज़ अगर बाहर निकालते हैं तो ये उसको बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस, या सिक्रेशन भी बोलते हैं, या उसे हम सिक्रेशन भी बोलते हैं। जैसे चौथा जो पॉइंट हो जाएगा वो है सिक्रेशन। जैसे मान लो ये सेल है, यहाँ कोई वेसिकल है, इसमें कुछ चीज़ बाहर भेजना है, इस वेसिकल में वो चीज़ है जिसको कि हमें सेल के बाहर भेजना है, तो ये वेसिकल सेल मेम्ब्रेन से जाएगा, फ्यूज कर जाएगा इस तरह से। फ्यूज करने के बाद फिर ये इस तरीके से बाहर निकाल देगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगा ये, तो इसको बोलते हैं सिक्रेशन। और एक होता है सेल फ्लूइडिटी के कारण इंटरसेलुलर जंक्शन का भी फॉर्मेशन हो पाता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। जैसे मान लो एक सेल ये है, एक सेल ये है, सेल के बाहर प्रोटीन लगे रहते हैं इस तरह से, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ठीक है। तो मान लो ये प्रोटीन इधर आया, ये प्रोटीन इधर गया, तो जहाँ दोनों मिल जाएंगे, जहाँ दोनों मिल जाएंगे वहीं क्या बन गया, इंटरसेलुलर जंक्शन। दो सेल को कनेक्ट करने का जो जंक्शन है वो है इंटरसेलुलर जंक्शन। तो ये सब चीज़ें जो पॉसिबल हो पा रही हैं फ्लूइड नेचर के कारण हो पा रही हैं, फ्लूइडिटी के कारण हो पा रही हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना लेक्चर, किस पे, सेल मेम्ब्रेन पर। इसे आप लोग एक बार एनसीईआरटी को लेक्चर पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी के जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही।